नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ जिस तस्वीर को देखने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में लोगों की जान जा रही है, लेकिन लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं ले रही। भदोही की ये तस्वीर देखिए, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई है। शहर में लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद, पाबंदी के बावजूद एक कपड़ा कारोबारी के शोरूम में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस के मुताबिक शोरूम के अंदर 100 से ज्यादा लोग एक साथ खरीदारी कर रहे थे। पुलिस ने जब छापेमारी की तो हैरान करने वाली तस्वीर ये सामने आई है, जो आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर शोरूम लोगों से भरा हुआ था। पुलिस ने पूरे मामले में शोरूम के मालिक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे। कपड़े की खरीदारी हो रही थी। कपड़ा कारोबारी का ये शोरूम, सबसे पहले जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये शोरूम खुला क्यों था, और अगर खुला था तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा कैसे हो गए। पुलिस ने छापेमारी की, तब जाकर पता चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, जो कि सीधे सीधे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। संक्रमण को बढ़ाने वाली कह सकते हैं ये पूरी हरकत। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केसरवानी बंदूक 5 लोग जो है दुकान खोले थे। 250-300 आदमी उसमें माल में अंदर बाहर हो रहे थे। कोविड-19 के नियम का उल्लंघन कर रहे थे। 5 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तब तक और दुकानदारों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? और दुकानदारों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी समय के अलावा अगर दुकान खोलेगा, कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब एक एक मिनट में खबरों का विश्लेषण। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे। झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल को ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। झबरेड़ा विधानसभा के भक्तों वाले इलाके में ग्रामीणों ने विधायक को जमकर लताड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने यहां तक कहा कि विधायक के पद की मर्यादा होती है, वरना लाठी से मारकर यहां से भगा देते। वीडियो में ग्रामीणों के सामने विधायक चुपचाप खड़े हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल सच्चाई क्या है इस वीडियो के पीछे, ये अभी साफ नहीं है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये वीडियो कब का है और किसने बनाया है। अच्छा, मेरा वो तो देखा नहीं। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको, और पूरा गांव की तरफ बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है नहीं? उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे। आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर राजपूत एक वीडियो दे रहे हो बस कि मैंने कर दिया। आप यहाँ कोरोना से शिक्षकों की मौत को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर यूपी सरकार की तरफ से आंकड़ों के जरिए जवाब दिया गया। इसे लेकर यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान प्रदेश में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो भ्रामक और निराधार है। उन्होंने विपक्ष पर इस मामले में ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से मदद का भरोसा देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों का निधन हुआ है उनके परिवारों को 30 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है। कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राहुल और प्रियंका से ज़्यादा हमको उनकी मृत्यु पर दुख है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति राहुल और प्रियंका को नहीं करनी चाहिए।
69,000 शिक्षक भर्ती में चुने गए शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सत्यापन कर इस भर्ती के शिक्षकों की सैलरी जारी की जाए। दरअसल शिक्षकों के कागजात की ऑफलाइन वेरिफिकेशन का पेच अब बेसिक शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। कोरोना काल में शिक्षकों को आर्थिक तंगी न हो, इसके लिए विभाग ने यह फैसला किया है। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जगह शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि शपथ पत्र के बाद अगर कागजात में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग एफआईआर करने के साथ ऐसे शिक्षकों से सैलरी की वसूली भी करेगा। वहीं शिक्षा विभाग के इस फैसले से इस भर्ती के 60,000 से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही थी, उसके लिए हम आदेश जारी करने जा रहे हैं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि उनसे नवनियुक्त शिक्षकों से एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि हमारे प्रमाण पत्र सही हैं और यदि गलत पाए जाते हैं तो जो वेतन भुगतान होगा उसको वापस करेंगे। इस शपथ पत्र के आधार पर हम उनको वेतन भुगतान की सुविधा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया। हालांकि अब हालात काबू में आते दिख रहे हैं और लगातार कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। वहीं इस बीच सीएम योगी के निर्देशों पर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए एक्सपर्ट पैनल तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसे लेकर पीजीआई और केजीएमयू में डॉक्टर्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। साथ ही गोरखपुर के कई बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा रहेगा। ऐसे में यूपी सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जंग जीतने वाले डॉक्टर्स का अनुभव भी इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे उसी समय इन्होंने काफ़ी इस विषय को उठाया भी था। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग से पूरा एक नया वार्ड बन गया। वहाँ पर 100 बेड का वार्ड वहाँ चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, पीडियाट्रिक आईसीयू। तो उसमें जो जुड़े हुए पीडियाट्रिशियंस और अन्य लोग हैं वो क्योंकि उसमें काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस को रोकने में, उसकी रोकथाम में। तो यहाँ से केजीएमयू से या पीजीआई से लोहिया से कुछ टीम्स जाएंगे उसको देखने के लिए, समझने के लिए, और उनका ट्रेनिंग भी वहीं से हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, जूम के माध्यम से ट्रेनिंग पीडियाट्रिक उनका सबका हो जाएगा साथ साथ। यूपी में योगी सरकार की मुस्तैदी और कोरोना कर्फ्यू का असर अब दिखने लगा है और कोरोना की रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। यूपी का पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे कम है। देश का पॉजिटिविटी रेट 7.5% है, जबकि यूपी का पॉजिटिविटी रेट 3.5% है। 4 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस हैं, जबकि 45 जिलों में 100 से कम मरीज हैं। 24 जिलों में 100 से ऊपर मरीज हैं। उधर यूपी के गांव में भी कोरोना पर ब्रेक लग गया है। गांव में रोजाना 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ अलग अलग जिलों के दौरे का ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। वो गांव में जाकर लोगों से बात कर उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। सीएम योगी के ताबड़तोड़ हवाई दौरों पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सीएम हवाई दौरे करके हवाई बातें कर रहे हैं। कमाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हवाई दौरा कर रहे हैं, हवा में ही बातें हो रही हैं, हवा में ही समस्या का समाधान हो रहा है। सब कुछ हवा में है और फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सब हवाई हो जाता है। धरातल पे ढक के 3-5 कोई मदद नहीं हो रही है। मेरठ में ब्लैक फंगस लगातार संकट बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं। इनका इलाज चल रहा है, जबकि अभी तक ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड बन रहा है। हालांकि मेरठ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे आता दिख रहा है और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। ब्लैक फंगस को लेके हमारे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज में और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर 42 मरीज भर्ती हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे अलग अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं। जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं। तो कुल मिलाकर हमारे मरीजों की संख्या 42 है। कौशाम्बी में लोग गंगा नदी में शव न फेंकें, इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंगा नदी के किनारे घाटों पर पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये जवान शासन की गाइडलाइन के अनुसार शव लेकर घाट पर आए लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में
इसके अलावा लोगों को शवों को गंगा में प्रवाहित करने या दफनाने के बजाय जलाकर अंतिम संस्कार करने की सलाह देते हैं ताकि पानी में कोरोना संक्रमण न फैलने पाए। कड़ा धाम के मुख्य मार्ग पर जवानों ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद कर दिया है। यदि कोई शव लेकर आता है तो उन्हें जलाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद जैसे ही घाट किनारे लोग शव लेकर पहुंचते हैं, वहां पहले से मौजूद जवान शव जलाने के लिए सारा इंतजाम करवाते हैं। यदि किसी के पास शव जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती है तो पीएसी के जवान स्थानीय पुलिस के माध्यम से पीड़ित की मदद करवाते हैं। उनके लिए लकड़ी का इंतजाम करवाया जाता है। गंगा में किसी प्रकार से कोई शव को प्रवाहित न करे। यदि उसके पास ऐसी कोई समस्या है कि जिससे वो लकड़ी खरीद कर शव को जला नहीं सकता है, तो उसको हम प्रशासन को सूचना देकर के उसके लिए लकड़ी और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए उसको जो है प्रशासन धन मुहैया कराएगा या व्यवस्था करेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हरदोई जिला कारागार से 36 कैदियों को 2 महीने के लिए रिहा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर इनकी रिहाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर 23 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहाई के आदेश दिए। वहीं 7 साल तक की सजा पाए विचाराधीन कैदियों को भी राहत मिली। साथ ही पैरोल पर 13 सिद्ध दोष कैदियों को रिहा किया गया। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति जेलों में ना हो, जेलों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, ऑलरेडी वहाँ पे क्षमताएं जेल की कम है और बंदी अधिक है वहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई पावर कमेटी ने 7 साल से कम की सजा वाले बंदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था की हुई है। इसी के अनुक्रम में आज जिला कारागार हरदोई से कुल 36 कैदी रिहा हुए हैं। 23 उसमें अंतरिम जमानत पर हैं और 13 को पैरोल मिली हुई। लखनऊ के डीएम ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रबंधन को बेहतर करने में लगातार जुटे हुए हैं। वो लगातार टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले को ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक कर रहे हैं। इसी क्रम में डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंटौजा ब्लॉक के बीकेटी तहसील के पहाड़पुर गांव का दौरा किया। डीएम ने गांव में लोगों से बात कर कोरोना को लेकर किए गए सरकारी इंतजामों के बारे में जानकारी ली और मास्क बांटकर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया। डीएम ने यहां पर गठित निगरानी समिति के साथ ही बैठक की। लखनऊ शहर में एग्रेसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की वजह से पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, जिसके बाद अब सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है। देश में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को कुछ ब्रेक लगी हो, लेकिन अभी भी वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके ही कोरोना पर ब्रेक लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह की गलतफहमी न रखें। वैक्सीन से बने एंटीबॉडीज वायरस के म्यूटेशन पर भी कारगर होगी, क्योंकि वायरस के रूप बदलने पर भी शरीर में बने एंटीबॉडी पूरी तरह से बेकार नहीं होगी। म्यूटेशन ऐसा हो जो कि वैक्सीन द्वारा एंटीबॉडी बनाई गई या प्रीवियस इन्फेक्शन द्वारा एंटीबॉडी बनाई गई, वो पूरी तरह से बेकार हो जाए इस वायरस के, ऐसा अभी नहीं है। ऐसी अभी कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसमें भी हमारा रोल है। अगर हम इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कम करते जाएं, वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंच पाए, तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं उनकी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। कोरोना संकट के दौर में कई व्यापारियों पर बुरा असर पड़ा है। ऐसा ही कुछ हुआ है इटावा के किसानों के साथ भी। लॉकडाउन के दौरान तरबूज पैदा करने वाले किसानों के सामने संकट मंडरा रहा है। दरअसल इस दौरान तरबूज की कीमतें 2 रुपए किलो तक गिरने की वजह से किसान खासे परेशान है। किसानों का कहना है कि जो तरबूज की फसल पहले 25,000 रुपए तक बेच लेते थे, वो अब सिर्फ 4 से 7,000 रुपए तक ही बिक पा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। तरबूज की क्या स्थिति है? जो तरबूज पिछली साल 6-7 रुपए बिकता था, वो इस समय 2 रुपए बिक रहा है। मौसम भी खराब है और लॉकडाउन भी लगा है। बड़ी मंडियों में तरबूज जा नहीं रहा है और खेतों में तरबूज जुत रहा है। ये हालत है हमारे यहाँ की। जब लॉकडाउन नहीं था तब ये सेंचुरी तरबूज है आई बॉक्स, इसकी कीमत 10 रुपए किलो थी, आज इसकी 2 रुपए किलो कीमत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टूल किट को लेकर जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मामले को फिर से उठाते हुए टूल किट बनाने वाले का नाम सौम्य वर्मा बताया। संबित ने दावा किया है कि सौम्य वर्मा कांग्रेस की रिसर्च टीम का हिस्सा है और कांग्रेस सांसद और रिसर्च टीम की हेड राजीव गौड़ा के अंडर में काम करती है। गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो। और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं,
उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहाँ बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा। उधर कांग्रेस ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों की दुश्मन है और सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। सही मायनों में मोदी सरकार किसान की दुश्मन बनी है। हरदोई में गेहूं उठान की व्यवस्था बारिश के साथ खुलकर सामने आ गई। दरअसल अचानक हुई बारिश के बाद खुले में पड़ा गेहूं भीगता और बर्बाद होता नजर आया। गेहूं भीगने के मामले में प्रशासन सिर्फ अपनी खानापूर्ति कर बचाव कर रहा है। वहीं मंडी में गेहूं के उठान में भी देरी के आरोप किसान लगा रहे हैं। हल्की बारिश में ही मंडी प्रशासन के दावों का सच खुलकर सामने आ गया। हालांकि अधिकारी इसे लेकर भी अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों ने व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें की हैं। हम सुबह से आए 7 बजे से गाड़ी लेके यहाँ पे खड़े हैं, जब से कोई हमसे पूछने तक नहीं आया कि कैसे खड़े हो कैसे नहीं। गाड़ी हमारी खड़ी बरसात में, गल्ला भी भीग रहा था हमारा, तो इसलिए पानी वानी उसमें निकाले थे और गए 10 बार वहाँ सेंटर पे, कोई पूछने तक नहीं आया भैया गल्ला खाली होगा कि नहीं। मैंने कई बार कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। रायबरेली में लगातार बारिश की वजह से शहर के पीएसी लाइन के सामने के इलाकों में संकट मंडरा रहा है। दरअसल अमृत योजना के तहत डाली जा रही सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर जाने से आसपास के घरों पर खतरा बनकर आ गया है। खतरा बनाया है। इलाके के लोगों में अपने घरों को लेकर डर का माहौल है। दरअसल योजना का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। आसपास बने घरों में दरार पड़ने से लोगों का ये डर और बढ़ गया है। लोगों में हादसे को लेकर डर बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। से आ रही है जहां पर नए बीडीसी के पिता का अपहरण हो गया है। नए बीडीसी सतीश दुबे, जिन्होंने दबंगों पर आरोप लगाया है, आशंका जताई है कि उन्होंने ही उनके पिता का अपहरण किया है। यहां तक कि सतीश दुबे ने अपने पिता की हत्या की भी आशंका जताई है। जिन लोगों पर आरोप लगाया है उनके नाम है मनोज, विकास, आकाश और पवन सिंह। इन 4 लोगों पर आरोप बीडीसी सतीश दुबे ने लगाया है अपने पिता के अपहरण का। आशंका जताई है उनकी हत्या की। काले रंग की फॉर्च्यूनर से अपहरण हुआ है। हुजूरपुर वार्ड नंबर 86 से बीडीसी है सतीश दुबे। पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उधर मुजफ्फरनगर में एक खाली प्लॉट पर एक लड़की का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया। हॉरर किलिंग की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस वक्त मृतक लड़की के परिजनों से पूछताछ कर रही है। नई मंडी कोतवाली के जानसेट रोड का ये मामला है। मंगलवार से ये लड़की लापता थी और अब इसकी डेड बॉडी मिली है। चलिए बात वैक्सीनेशन की कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जरूर कराना है। और न्यूज 18 भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि हर भारतीय को कोरोना का टीका जरूर लगे। इसलिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक मिलकर एक अभियान चला रहे हैं, संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। इसे आप भी सपोर्ट करें।